हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज। वेलकम करता हूं आप सभी का इस वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज में। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देखे थे जो बेस्ड थे एमसीक्यूज पे और 1 लाइनर क्वेश्चंस पर। दूसरी वीडियो हमारी बेस्ड थी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। मैंने खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करे आप लोगों के लिए। आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पे बेस्ड है और सारे क्वेश्चंस को मैं अभी आपके सामने करूंगा जो कि सैंपल क्वेश्चंस पे हम लोगों को प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की। साथ ही साथ ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है, आप खुद से भी इसको ट्राई करिएगा। चलते हैं अपनी सबसे पहले क्वेश्चन की ओर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम और डेविड के घर क्रमशः बिंदु 7,3 व 4,4 पर स्थित है। उनका विद्यालय 2,2 बिंदुओं पर स्थित है। यदि वे दोनों एक ही समय पर घर से निकलते हैं तथा एक ही समय पर विद्यालय पहुंचते हैं तो राम और डेविड में से किसकी चाल अधिक तेज होगी। याद रखिएगा, उसने किसकी चाल अधिक तेज होगी पूछा है, उनकी चाल क्या होगी ये नहीं पूछा। तो हम उसमें बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग ये, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, ये जानना जरूरी है, तो अब हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले निर्देशांक। तो सबसे पहले हम निर्देशांक बनाते हैं। निर्देशांक क्या है? सबसे पहले 7,3 तो हमने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। तो यहां पर करीब यहां पर 7,3 हमारे पास रहेगा और मैं इसको लिख लेता हूं, ये राम का है, ये राम का घर। ठीक है, अपने रेफरेंस के लिए भी। दूसरा है 4,4 1 2 3 4 और ये रहेगा 4। तो ये अवस्था, ये वाला पॉइंट जो रहेगा, ये कोऑर्डिनेट्स जो रहेंगे ये रहेंगे 4,4 और ये है हमारे पास डेविड के, तो मैं इसको डेविड लिख लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला उनका विद्यालय 2,2 बिंदु पर स्थित है। 2,2 कहां पर आएगा? यहां पर। ठीक, ये हमारे पास 2,2। अब हमसे पूछा है कि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब मान लीजिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि सुबह 7 बजे चलना प्रारंभ कर रहे हैं और 8 बजे उनको इस अपने विद्यालय पर दोनों ही मिल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो राम और डेविड दोनों आपस में दोस्त थे, उन्होंने बिल्कुल समय निर्धारित करा, सुबह 7 बजे चलेंगे और 8 बजे अपने विद्यालय पहुंच जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं यहां से देख करके भी बता सकता हूं कि डेविड को सिर्फ इतनी दूरी तय करनी है, सिर्फ इतनी दूरी, और राम को इतनी दूरी तय करनी है। तो ऐसी स्थिति में अगर दूरी ज्यादा राम ने तय करी कम समय में और उतने ही समय में डेविड ने करी तो राम की चाल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेविड। लेकिन हम इसको थोड़ा सा निकाल करके सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें 4 प्रश्न का ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, थोड़ी सी भाषा भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे राम राम तथा डेविड, राम तथा डेविड के, राम तथा डेविड के घरों की स्थिति, घरों की स्थिति क्रमशः पहले राम की है तो राम की स्थिति लिखेंगे 7,3 तथा 4,4। ठीक है विद्यालय के निर्देशांक, विद्यालय के निर्देशांक 2,2 है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें ये दूरी निकालनी है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे राम के घर से विद्यालय की दूरी, विद्यालय की दूरी। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं, तो माना आगे से लिखते हैं, माना राम के घर से विद्यालय की दूरी x कुछ भी। अभी इस केस में हम कोई इकाई अपनी तरफ से लिखेंगे क्योंकि हम अभी जो भी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है, तो इसमें मीटर वगैरह हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ सकते, इकाई लिखेंगे। ठीक है, तो इस केस में दूरी सूत्र, दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम ये लिखेंगे हम लोग। तो अतः राम के घर से विद्यालय की दूरी बराबर अंडर रूट राम के घर से 7 - 2 स्क्वायर
फिर कितना आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 1 कितना हो गया 26। अब इससे और कुछ बाहर नहीं आ सकता, हम लोग सिर्फ इसको इकाई लिख लेते हैं और ये हमने जो माना था यानी x इकाई, तो वो x के बराबर है। ठीक है, अब सेम केस हम लोग लगाएंगे डेविड के लिए। डेविड के घर से विद्यालय की दूरी, डेविड के घर से विद्यालय की दूरी हम इसको मान लेते हैं, माना y इकाई। देखिए इसको थोड़ा सा लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है बहुत आसान, तो थोड़ा सा तो हमें भाषा बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अतः y बराबर अंडर रूट कितना है डेविड का 4.4, तो 4 में से 2 कम करेंगे तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, और इसको आगे बढ़ाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 + 4 कितना हो गया 8। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं y बराबर 8 इकाई अंडर रूट में। ठीक, अब आप खुद सोचिए, एक तरफ लिखा है अंडर रूट 26 इकाई और एक तरफ लिखा है अंडर रूट 8 इकाई, जिसकी कम दूरी रहेगी और लेकिन समय वो बराबर ही ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस चाल किसकी ज्यादा हो जाएगी, जिसके पास ज्यादा दूरी तय करनी है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं आगे के लिए भी, मैंने ग्राफ भी बनाया। ठीक, अब फाइनल स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। देखिए फाइनल स्टेटमेंट क्या रहेगा, राम की चाल, राम की चाल बराबर राम द्वारा चली गई दूरी, बटा राम द्वारा लिया गया समय। ठीक है, राम द्वारा लिया गया समय। तो अब राम की जो चाल हम निकालेंगे, तो ऐसे यहां पर राम के द्वारा चली गई दूरी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम लिख लेते हैं माना दोनों को या दोनों द्वारा विद्यालय पहुंचने में लगा समय बराबर टी इकाई। याद रखना टी इकाई इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं, टी घंटा या टी मिनट क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हमें दूरी के बारे में पता ही नहीं है, वहां पे भी इकाई चली थी, यहां पे भी टी इकाई रखेंगे। ठीक है, तो राम की चाल लिखेंगे, राम की चाल बराबर अंडर रूट 26 बटा टी। ठीक है, और डेविड की चाल लिखेंगे, डेविड की चाल बराबर अंडर रूट 8 बटे टी। अब आप एक चीज समझिए कि अगर मेरा अंश बड़ा हो और हर दोनों में समान हो, तो ऐसी स्थिति में जो भी अंश बड़ा होता है वही वैल्यू बड़ी होती है। जैसे इसको पहले उदाहरण के तौर पर समझते हैं, फिर मैं इसका लास्ट स्टेटमेंट लिखूंगा कंक्लूजन के रूप में। अगर मैंने बटे 2 करा, यहां पे मैंने 5 लिखा और ये बटे 2 करा और यहां पे मैंने 4 लिखा, तो यहां पर आंसर आएगा 2.5 और यहां पर आंसर आएगा 2। तो आई होप ये समझ गए होंगे कि किसकी ज्यादा चाल आने वाली, राम की, क्योंकि उसका अंश बड़ा है और हर दोनों में क्या है, समान है। ठीक है, तो इसी बात को हम एक कंक्लूजन लाइन पे लिख लेते हैं और यहां से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और क्या कंक्लूजन रहेगा, हम लिखेंगे चूंकि राम तथा डेविड द्वारा समान समय यानी हमने टी माना है, इकाई लिया गया है, अतः राम द्वारा डेविड के अपेक्षा समान समय में अधिक दूरी तय की गई है, अतः राम की चाल डेविड की
की चाल से अधिक होगी। डेविड की चाल से अधिक होगी। ठीक है, ये पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा। अब इसमें मैंने ये थोड़ा सा जानबूझ करके इसलिए एक्स्ट्रा लिखा, देखिए इसमें कभी मार्क्स कटने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक, तो अभी टीचर भी अगर हमारा इसको देखेगा तो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मार्क्स काटू तो काटूंगा, है ना। तो हम सिंपल सा ये करेंगे, देखिए हमने शुरुआत यहां से करी, ये तो पूरा स्टेटमेंट ही था जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसमें तो उम्मीद ही मत करें कि हमको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि ऐसा करने से हमारा थोड़ा सा ये भरा भरा सा मिलेगा हमें, तो थोड़ा सा लिखने जैसा लगेगा 4 मार्क्स के लिए, उसको लगेगा कि हाँ इसने पेज भरा। तो अब हमने यहां से शुरू करा था, जहां से हम लोगों ने लिखना या मानना स्टार्ट कर दिया है, तो हाफ मार्क्स तो हमें यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने जहां पे से दूरी सूत्र लिखा, हाफ मार्क्स इसके, और थोड़ा हमने वैल्यू पुट कर दी। अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ काफी हद तक अंडरस्टैंडेबल होता है टीचर के लिए, तो हाफ मार्क्स वो इसके देता है, तो 1 मार्क्स तो आपके फिक्स हो गए, बच्चे 3 मार्क्स। उसके लिए कहानी क्या है, सबसे पहले आपने 1 मार्क्स जो राम की चाल यानी राम की दूरी और डेविड की दूरी प्लस उसकी चाल निकालने के लिए करा, तो 1 मार्क्स तो यहां फिक्स हो गया था, 1 मार्क्स राम के लिए और 1 मार्क्स किसके लिए रहेगा, डेविड के लिए। तो ये पार्ट हमारा रह गया, तो हमारे टोटल कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स। बचा हुआ लास्ट स्टेटमेंट जिसमें आपने ये बताया कि राम की चाल डेविड की चाल से ज्यादा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। आप भाषा कुछ भी बना सकते हैं, एक्चुअली भाषा वही बननी चाहिए जो वास्तव में आप कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त चल रहा है, वही आप लिखिए। और ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर को आप चाह रहे हैं कि समझाना, कि आप समझो कि मुझे ये मालूम। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रैखिक युग्म को ग्राफ से हल कीजिए। ग्राफ से हल करना है। ग्राफ से हल करते वक्त देखिए क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे रैखिक, ये लिखा रैखिक समीकरण। अब ये है 4 मार्क्स का, तो इतना तो लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखेंगे, x + y = 5। आपने ध्यान दिया होगा मैंने इससे पहले की वीडियोस में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन 4 मार्क्स का तो थोड़ा सा जानबूझ के लिखूंगा, x + y। तो इसमें लिखेंगे ऐसे ग्राफ बनाते हुए, इसकी एक टेबल बनाते हुए x और y, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5। आप चाहे 1-2 और बनाइए, वैसे 2 से ही सफिशिएंट है, बट फिर भी 4 मार्क्स के लिए ये काम करना चाहिए। तो अगर ये 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, इसकी वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी उस केस में कितनी, 6। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, सेम केस रैखिक समीकरण। अब हम दूसरे रैखिक समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। यह है रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण कितना है, 2x - 3y = 4। ठीक है, तो अब इसके भी अगर हम सेम यही टेबल बनाए और ये लिखेंगे x और ये लिखेंगे y, सेम केस 0, अगर x को 0 करा तो -4/3 और y को अगर मैंने 0 करा तो उस स्थिति में x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने y को x को सपोज मैंने 1 पुट करा तो वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 2 है, यहां जाकर के भी 2 माइनस का हो जाएगा 2, तो यानी आएगी -2/3। ठीक है, और y को अगर मैंने 1 कर दिया तो उस केस में y की वैल्यू अगर 1 हुई तो -3 था +3 यानी 7/2। ठीक है, अब मैं इसमें ग्राफ का यूज करने वाला हूं और उसको हल करूंगा। मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश करी, ये मेरे पॉइंट्स है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसमें पॉइंट्स है रैखिक समीकरण 1 में, इसमें मैं कुछ पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूं। सपोज मैंने इसमें एक पॉइंट ले लिया a। ठीक है, a पॉइंट है 0,5 जो सबसे पहले आया, b पॉइंट है कितना 5,0, ठीक, c पॉइंट है कितना 1,4 और d पॉइंट है कितना -1,6। ठीक है, मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे, इनको मैं प्लॉट करूंगा अभी। यहां पर सेम स्थिति यहां पर भी e पॉइंट यहां पर लिखा मैंने तो 0, -4/3, f पॉइंट लिखा मैंने 2,0, g पॉइंट लिखा मैंने 1, -2/3 और h पॉइंट लिखा मैंने 7/2, 1। ठीक है, ये रैखिक समीकरण दूसरा है और ये रैखिक समीकरण पहला है। तो अगर मैं a पॉइंट लिखूं, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इसी में आ रही है, तो 0,5 रहेगा, तो 0,5 इस पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, ये 0,5 है, ये a पॉइंट है, b है 5,0, ये पॉइंट रहा 5,0, ये b पॉइंट मैंने जो बनाया है, c पॉइंट है 1,4, 1 है और 4 यहां पर है। ठीक है, तो ये करीब यहां पर रहेगा c पॉइंट, और d पॉइंट है -1,6, -1 इधर रहेगा और 6 यहां रहेगा, तो ये पॉइंट यहां कहीं पर आएगा और ये है d पॉइंट। अगर आप इन सबको ज्वाइन करेंगे तो कोशिश करते हैं ये एक सीधी सी रेखा बन पाए, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको सबसे पहले एक पार्ट बना दिया। दूसरा, अगर हमें e प्लॉट करना है तो e की वैल्यू 0, -4/3, 4/3 होता है 1.33 के नियर बाय, तो 1.3, 1 यहां पर रहेगा और 2 यहां रहेगा, 0.33 यहां कहीं पर, तो ये e पॉइंट रहा सबसे पहला। ठीक है, ये e पॉइंट रहा। 2,0 कौन सा पॉइंट रहेगा यहां पर, ये f पॉइंट रहेगा हमारा। नेक्स्ट आएगा 1, -2/3, 1 पॉजिटिव है, -2/3, -2/3 0.66 बहुत नियर यहां कहीं पर रहेगा।
और उसके बाद है h 0.7/2 यानी 3.5 रहता है, और ये 3.5 यहां है 3 और 0.5 यहां कहीं पर आएगा 0.5, ठीक है 3.5 ये है पॉइंट। तो अगर मैं इन दोनों ही लाइनों को इंटरसेक्ट करूं तो ये लगभग यहां कहीं पर आ रही है, ठीक है। अब मुझे इस वाले पॉइंट को, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना और यही इसका हल है वास्तव में। तो अब ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे अप्रोक्सीमेटली, अब इसको मैं साइड में भी सॉल्व कर सकता हूं। साइड में कैसे सॉल्व करूंगा और सीधा सीधा उन पॉइंट पर लिख दूंगा। याद रखिएगा इनको साइड में सॉल्व करना पड़ेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे पता y पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा 5x, 5x इक्वल टू 15 रहेगा, 15 प्लस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 15 प्लस 4 हमारे पास 19 और x की वैल्यू आ जाएगी 19/5 विच इज 3.8। तो ये 3.8 इसका भुज रहेगा और x की वैल्यू 3.8 आई, यहां पुट कर दीजिए i इक्वल्स टू 5 माइनस 3.8 विच इज अराउंड 1.2। तो हम डायरेक्टली इसको साइड पर सॉल्व करके लिख सकते हैं 3.8 कॉमा 1.2, ठीक है। तो ये इसके क्या है हल है। अब बात ये करते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इसको काट लेते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। ये आपको दिखाना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि उसने ग्राफिकली बोला हमसे, उसने बोला ग्राफ से हल करना है, बस आप ये पॉइंट लिख देंगे 3.8 कॉमा 1.2, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें मार्किंग कैसे होगी उस पर बात करते हैं। देखिए मार्किंग कैसे होगी, मार्किंग ये होगी कि आपके पास पूरे 4 मार्क्स का है, तो अगर आप इसको बना रहे हैं तो ये 2 मार्क्स लिखेगा और इसको बनाएंगे तो ये 2 मार्क्स करेगा। लेकिन ये सिर्फ 2 मार्क्स पे ही बेस नहीं है, तो फिर ग्राफ के मार्क्स कहां मिलेंगे, क्योंकि ग्राफ पे बात करिए। तो एक्चुअली होगा क्या, 1 मार्क्स इसमें से और 1 मार्क्स इसमें से निकल के आपको ग्राफ में देंगे, ठीक है। 1+1 यानी 2 लाइन को बनाना है तो 1+1, तो इधर सिर्फ और सिर्फ इनके पॉइंट्स निकालने के लिए 1 मार्क्स और इनके पॉइंट्स निकालने के लिए 1 मार्क्स और पूरा ग्राफ को बनाने के लिए 2 मार्क्स रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जनरली पूरा एक समीकरण को और एक समीकरण को 2-2 मार्क्स में डिवाइड करा है, लेकिन पॉइंट्स निकालना और ग्राफ बनाना दोनों अलग बातें, ठीक है। इस केस में ध्यान दीजिएगा ग्राफ के द्वारा किया गया था, तो इसलिए मैंने वो सब इरेज कर दिया, उसको लिखना भी नहीं है, उसको आपको साइड में कहीं रफ वर्क में सॉल्व करना पड़ेगा और एग्जैक्ट पॉइंट यहां पे मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो सॉल्व करना आपको पहले से ही आता है, आपने सीखा होगा 3 तरीके की मेथड्स होती हैं बुक्स में, आपने इतना तो पढ़ाई होगा ना, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम है ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली वैसा ही है, ये भी कैसा हमें समीकरणों को सॉल्व करना है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन अभी हमें थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है, तो हम लिखेंगे s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1। ऐसे दूसरे केस में लिखेंगे इसको कितना, इसको हम लिख लेते हैं 2s प्लस 3t बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, तो 6 और 6 कितना होता है 36, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्योंकि 4 नंबर का तो थोड़ा सा लेंथी करके करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करने पर तो 3 से गुणा करने पर 3s माइनस 3t बराबर 9 आया और इसको समीकरण 3 मान लिया, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद हम लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 3 को समीकरण 2 में जोड़ने पर जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये आएगा 3s माइनस 3t बराबर 9 और ये रहेगा 2s प्लस 3t बराबर 36 और इसको जब सॉल्व करेंगे 3t से 3t वाला ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारी कौन सी मेथड है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 5s जोड़ दिया है और यहां पे भी जोड़ेंगे 45, तो s का मान आ जाएगा 9। याद रखिएगा, देखिए मैं ऐसे काट नहीं रहा हूं, ऐसा कभी काटा भी नहीं जाता है, ठीक है ना, आपकी बुक्स में है ना, आप करेंगे वहां पर। तो s बराबर हमारे पास 9 आ गया, s बराबर 9 का मान समीकरण जिसमें रखना चाहिए यानी जो सबसे सरल, जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े, तो मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे मैं इसको 1 पे रखूंगा तो समीकरण 1 कहां है, बहुत सरल है, तो क्या लिखूंगा इसको 9 माइनस टी बराबर 3, तो टी उधर शिफ्ट हुआ तो टी बराबर 6। अब टी बराबर 6 आ गया और एस बराबर कितना आ गया मेरे पास 9, तो मैं सीधी बात लिख सकता हूं, अतः एस बराबर 9 तथा टी बराबर 3 ऐसा लिखेंगे। कोई इसमें अगर लिखना चाहे समीकरणों को हल करने पर प्राप्त एस की वैल्यू 9
टी की वैल्यू 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट ठीक है, इतना 4 मार्क्स के लिए आप, मैंने बहुत खींच रखा है, आप इसको भी ऐसा कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा अपनी लाइन को लिखनी चाहें तो आप लिख सकते हैं। बात करते हैं इसकी मार्किंग की। क्यों, हमें 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कैसे मिलेगा? क्योंकि 2 है, ऑलरेडी 2 वैल्यूज निकालनी है, हाफ मार्क्स तो 100% यहाँ पर आपको मिलने हैं, यानी 1 मार्क्स तो यहाँ फिक्स हो गया। अब बच्चे 3 मार्क्स, उनकी मार्किंग करनी है, तो 3 मार्क्स के लिए क्या करेंगे? ये ऑलरेडी गिवन थे तो इसमें हम कुछ काम नहीं होगा। काम हमारा ये होगा कि जहां से आपने इसमें वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ये तो दिया पार्ट है, उसमें क्या मार्क्स देगा? वो तो ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस पे बेस्ड है ना। तो हमने हाफ मार्क्स यहाँ पे रखे, अपने यहाँ पे लिए, ठीक है। हाफ मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे कि आपने उसको 3 से गुणा किया। उसके बाद जब आपने दोनों समीकरणों को क्या करा, जोड़ा, तो घटा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको एस को रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपने ये जो काम किया, 1 मार्क्स वहां फिक्स हो गया और हाफ मार्क्स यहाँ आ गया। तो अब आपने जो ये काम किया, ये आपका 1 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि आपने दोनों समीकरणों पर कुछ ना कुछ प्रयोग करा, चाहे जोड़ करके चाहे घटा करके, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो गए? 2.5। अब बचा है 1.5 मार्क्स। उस 1.5 मार्क्स में आपने सही कैलकुलेशन करी है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन, जिसमें एस और टी दोनों की वैल्यू निकाल रखी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास 1.5 मार्क्स का रहेगा, मतलब ये पूरी प्रोसेस जो इसके बाद की कहानी है वो पूरी 1.5 मार्क्स। तो अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, ये 1.5 रहा, ये 1 रहा 2.5, और ये है हमारे पास कितना 1.5, 2.5 और 1.5 कितना होता है? 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स के लिए हम लोगों को इतना सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पूरे साल भर आपने ये चीज पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कि हम आगे कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण कहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 16 मीटर अधिक है। तो हम एक काम करते हैं, अपने रेफरेंस के लिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो हमने डायग्राम क्या बनाना? आयताकार डायग्राम बनाना, आयताकार। तो हमें पता है आयताकार में एक लंबाई और एक चौड़ाई होगी, विकर्ण इसके अंदर रहेगा, ठीक। अब उसने बोला है कि उसकी छोटी भुजा कौन होती है? चौड़ाई रहती है। तो माना उसकी चौड़ाई हमारे पास हमने b मान ली, तो विकर्ण उससे कितना आ गया है? 16 आ गया, तो b + 16। और खेत की बड़ी भुजा यानी लंबाई उससे 14 मीटर अधिक है, यानी b प्लस कितना हो गया? 14 हो गया। याद रखना, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो b जो हम मानेंगे उसको भी किसमें रखेंगे? मीटर में रखेंगे, ठीक है। अब हमने अपने रेफरेंस के लिए कर दिया। अब बात यह है कि आयत है, तो आयत में ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो यानी ये समकोण त्रिभुज बन गया। जहां समकोण त्रिभुज हुआ वहां पे बच्चों क्या आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस वाले भैया ने एक थ्योरम दिया है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो उसी को हम रखेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम थोड़ा सा लिखते हैं, माना खेत की चौड़ाई बराबर b मीटर। याद रखना, यहां पर यूनिट क्यों ली मैंने? क्योंकि यहां पर मीटर शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए। तो b मीटर हो गई। तो खेत की, अब मान ले रहे हैं, अब हम प्रश्न के अनुसार चले, तो खेत की लंबाई कितनी हो जाएगी? खेत की लंबाई कितनी हो जाएगी? b प्लस लिखा है कितना? 14 मीटर। अब ये क्वेश्चन में खुद दिया था, तो इसलिए हमने इस केस में माना नहीं लिखा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? खेत का विकर्ण। इस केस में लिखेंगे खेत का विकर्ण। खेत का विकर्ण कितना होगा? b प्लस 16 मीटर, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे चूंकि खेत आयताकार है, अतः विकर्ण कॉमा लंबाई कॉमा चौड़ाई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और जहां समकोण त्रिभुज है वहां पाइथागोरस है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, वो डायरेक्टली हमें ग्राफ से दिख रहा है, डायग्राम से दिख रहा है। तो हम कर्ण का वर्ग, कर्ण के पेस में क्या लिखेंगे? b प्लस 16 का वर्ग बराबर लंब कितना है, यानी लंबाई कितनी है इस केस में? अगर हम बात करें चौड़ाई कितनी है? लंब है हमारी चौड़ाई यानी b स्क्वायर, और आधार कितना है? b प्लस 16, b प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, ठीक। अब आगे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना? 256 प्लस 2 इंटू यानी ये 32b बराबर b स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे, b स्क्वायर प्लस 196
प्लस 28b। ठीक है, अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप ऐसा मत काटिएगा, बस ये कैंसिल कर लीजिए अपने दिमाग में ही। तो हमने बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक बार कैंसिल कर लिया, ये 32 भी है, वहां 28 भी है, तो ये माइनस का 4 भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 256 है, यहां जाकर के 196, 96 से 256 करीब 60 आता है, तो माइनस का 60 बराबर 0। तो हम एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 60 बराबर 0। और ये आपको पता है ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण, तो इसके तो मोल निकालने हमने, तो बी स्क्वायर वो भी आसान है, 60 है, 4 लेके आना माइनस करके 10 और 4, बहुत सिंपल है। तो कितना लिखेंगे, 10b प्लस 6b माइनस 0। तो इस केस में b कॉमन लेकर के b माइनस 10 प्लस 6 कॉमन लेकर के b माइनस 10, एक बार आ जाएगा b माइनस 10 और एक बार आएगा b माइनस 6 बराबर 0। अतः b बराबर 10 और कॉमा प्लस 6, सॉरी b ये प्लस 6 है तो ये माइनस 6 आएगा। ठीक है, अब हमने ये पूरा सॉल्व कर दिया, तो अब हम एक थोड़ी सी कहानी और लिखेंगे, इसको मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं। ठीक है, अतः चौड़ाई b बराबर 10 मीटर। ठीक है, माइनस 6 इग्नोर कर देंगे क्योंकि कभी भी दूरी माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। आप चाहें तो एक लाइन उसकी भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, बट 2-4 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि अभी हमें लंबाई भी निकालनी। तो क्या निकलेंगे, अतः लंबाई L बराबर कितना है, b प्लस 14 जो कि आ जाएगा 24 मीटर। ठीक है, अतः कर्ण इस केस में कितना है, b प्लस 16, कर्ण बराबर b प्लस 16 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 26, तो 26 मीटर। ठीक है, तो हमने तीनों ही चीजें निकाल दी। उसने हमसे पूछा था खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हम कर्ण को इग्नोर कर सकते हैं, उसने बोला खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो हमने कर्ण भी निकाल दिया, आप इसको इग्नोर कर दीजिए। जो नहीं पूछा उसको एक्स्ट्रा निकाल करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको देखते हैं इसकी मार्किंग पर। तो आपने क्योंकि ग्राफ का यूज करा है और बहुत सारी बातें आपने ग्राफ की वजह से यहां पे नहीं लिखी है, तो ग्राफ में आपको कम से कम 1 मार्क्स मिल जाएगा 4 मार्क्स के क्वेश्चन पर। ठीक है, 1 मार्क्स आपका मिल जाएगा, हाफ भी मिल सकता है, ये वेरी करता है वैसे, लेकिन हाफ तो एनी हाउ मिलेगा इसमें। अब बात करते हैं यहां पर जहां से आपने मानना शुरू करा और ये सब काम करना शुरू किया, तो ये हाफ मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो 1.5 मार्क्स हमारे यहां पर हो गए। उसके बाद हमने ये सब लिखा और ये प्रमेय भी लिखी, हाफ मार्क्स यहां पर भी काम करेगा, तो अभी 1 मार्क्स और 1 मार्क्स कितने हो गए, 2 मार्क्स। अब ये पूरी कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि ये पूरे द्विघात समीकरण को सॉल्व किया है, ठीक है, तो हमारे पास 1 और 1 2 मार्क्स ये हो गए, ये 1.5 मार्क्स का रहेगा, और लास्ट में हमारे पास हाफ मार्क्स लंबाई और चौड़ाई को निकालने के लिए रहेंगे। ठीक है, तो पूरे 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया होगा। कितना लिखा हमने, ये ए हाफ 1 और ये 1.5, 1.5 और 1.5 कितना होता है 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक, तो आप खुद भी अपने आप को क्वेश्चन की मार्किंग कर सकते हैं अगर आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखते हैं और करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को, देखें क्या है। ये है ट्रिग्नोमेट्री से दोनों क्वेश्चन, और देखें क्या ये एक्चुअली डिफिकल्ट है और ये अथवा पर बैठे हुए हैं, तो हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाले पे, इसको सिद्ध करना है, तो हम एलएचएस से लेकर के चलते बच्चों। एलएचएस में सबसे पहले ये रेडिकल साइन को रिमूव करना है, तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर भी, और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं नीचे भी। इससे क्या होगा, किसी एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि हम इस रेडिकल साइन को रिमूव कर देंगे। तो अब इसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आगे से रेडिकल साइन रहेगा, और ये रहेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझिए कि स्क्वायर रूट से हमने स्क्वायर को बाहर निकालना, तो वो सीधी सीधी वैल्यू देगा, यानी ये आएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे वैल्यू आ जाएगी इसकी अंडर रूट में कोस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए एज इट इज रहेंगे, कॉस स्क्वायर ए से भी बाहर निकलेगा तो कॉस ए। ठीक, अब गणित का एक सूत्र है, एक मेथड है, 1 अपॉन कॉस ए, इसको लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक, तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस ए, इसको लिखेंगे हम सेक ए, और इसको लिखेंगे टेन ए। ठीक, और यही चीज हमें एक्चुअली प्रूफ करनी थी, सेक ए प्लस टेन ए। अब बात यह है कि क्या ये 3 से 4 मार्क्स लाइन पे क्या मुझे मार्किंग मिल पाएगी। हाँ, मुझे एक्चुअली ये करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैंने कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा ये मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट एक साइड पे लिख सकता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब टीचर को ये पता चल जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला मालूम, इस वजह से आपने इस स्टेप को चेंज करके कॉस स्क्वायर ए में लिख दिया। ठीक है, और यहां पर भी हमने
इसको लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए, और साथ ही साथ एक और बात लिखेंगे tan ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हमने जहां जहां पर भी कोई भी फॉर्मूला का आइडेंटिटी का यूज किया, हम वो चीज यहां पे मेंशन कर दें तो हमारी मार्किंग और बढ़ जाती। ठीक, तो अब सेम केस इस पे भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहां पर कोई रेडिकल साइन नहीं है तो संयुग्मी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं वापस प्रश्न फिर से लिख रहा हूं, बस इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, कॉस ए प्लस कॉस ए, अच्छा इसको एक काम करते हैं, कॉस ए सीधा सीधा लिखते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, जैसा है वैसा ही। अब 1 प्लस साइन ए से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए आएगा तो कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे बचेगा 1 प्लस साइन ए, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए, प्लस इसको ओपन करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन, यह आएगा कॉस ए एज इट इज रहने देंगे, 1 प्लस साइन ए आएगा वैल्यू। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है अगेन 1, तो मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी का हेल्प कर यूज लेकर के मैं यहां पे बना रहा हूं, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज रहेगा, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा बच्चों, और फिर कितना आएगा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो अगेन ये सब आप इक्वल के साइन लेते हुए चलिएगा, यहां आ जाएगा 2 कॉमन लेकर के, तो ये आएगा वैल्यू 1 प्लस साइन ए होल अपॉन कॉस ए, फिर से आएगा 1 प्लस साइन ए। मैं अगेन आपको बता दूं कि आप इसको वापस कैंसिल नहीं करेंगे, ये हमें पता है कि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 अपॉन कॉस ए, और इसको थोड़ा सा आगे लिखेंगे, कितना आएगा 2 सेक ए, और ये हमने कैसे लिखा यहां पे भी फिर से बताएंगे, क्या 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक ए। मेरे पास चॉइस थी कि इन दोनों में से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं, ठीक है, मैंने दोनों ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए ताकि आप समझ पाए कि क्वेश्चन पेपर एक्चुअली आसान है, और जहां जहां पर भी हम जिस भी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं वहीं पर ही हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है ये सीधा सीधा एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी सिद्ध हो गया। सेम चीज यहां पर भी एलएचएस बराबर कितना हो गया आरएचएस। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी चीज है बच्चों जो मल्टीपल तरीके से इसका आंसर आ सकता है, लेकिन जितना सरल आप यूज करेंगे उतना ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं इसकी मार्किंग की, 4 मार्क्स का है। देखिए जितने फॉर्मूलाज आप लिखेंगे, जितने ज्यादा आप लिखेंगे उतने आपको मार्क्स तो मिलने ही है, तो ये 1 मार्क्स का तो इतना रहेगा ही, 1 मार्क्स आप इसमें कैरी करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं है, आप इसको अपने आप को हाफ मार्क्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, और इतने स्टेप में जैसे 2 मार्क्स यहाँ आ गया, 1 मार्क्स इधर पर और 1 मार्क्स इधर पर। अगर टीचर का रहता है फॉर्मेट की, उसका मोड रहता है कि उसने हाफ मार्क्स अगर यहाँ आपको दिए तो हाफ मार्क्स यहाँ ऐड कर देगा, हाफ मार्क्स यहाँ दिए तो हाफ मार्क्स यहाँ ऐड कर देगा। ठीक है, ये आप खुद भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने फॉर्मुलाज यूज करें तो इसमें भी सेम केस, हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स अगर आप फॉर्मुलाज को देते हैं तो इतने पूरे सेक्शन में इसके संयुग्मी से मल्टीप्लाई करना और फिर इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल करके इसको कैलकुलेट करके वापस लिखना, तो ये पार्ट हमारा फिर से कितना 1 मार्क्स का बैठ जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो ये वेरी करता है क्योंकि मेथड्स बहुत सारी होती हैं बच्चों इसमें सॉल्व करने की। ठीक है, तो हमने सबसे इजी मेथड का यूज करा, वही करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर को, देखें क्या है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी एक स्कूल के छात्रों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है हर बार पहला अगर कुछ है x है तो फिर उसके बाद x प्लस 20 होगा, फिर x प्लस 40 होगा, आगे सोन चलेगा, यानी एपी जैसा बन रहा है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम करेंगे माना पहला पुरस्कार का मूल्य x रुपए, ठीक है, x रुपए। ठीक, और इसको एक काम करते हैं, x रुपए लेकर के या a रुपए लेकर के चलते बच्चों, ये x रुपए ले लेते हैं और इसको a मान लेते हैं। ठीक, फिर माना दूसरा पुरस्कार का मूल्य यानी a प्लस ऐसे b बना लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 20 रुपए, ऐसे सोन आगे को चलेगा। ठीक है, और हम लिखेंगे कि कुल पुरस्कार राशि या पुरस्कार मूल्य राशि
वो है हमारे पास कितनी, 700 रुपए। ठीक है, और लिखेंगे कुल पुरस्कार, कितने पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है, तो कुल पुरस्कारों की संख्या बराबर 7। ठीक है, अब इसको n मानते हैं, इसको Sn लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सब चीज हमारे पास है, तो हम लिखेंगे, अब ये सब हमें गिवन था बच्चों, तो अतः सार्व अंतर, ठीक है, अतः सार्व अंतर D, ठीक, तो इस केस में कितना आएगा, 20 रुपए, ये दिया है सब प्रश्न में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे योग, अब ये योग किसका हो गया, क्रमागत संख्याओं का। कैसी क्रमागत संख्या है, जिसमें 20-20 का अंतर बैठा हुआ है। ठीक है, योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये बनता है। Sn की वैल्यू कितनी है, 700 रुपए, n कितना है, 7/2, 2a, a कितना आया बच्चों, x रुपए, प्लस n कितना है, 7 -1, d कितना है हमारे पास, 20 रुपए। ठीक है, अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 2 को अंदर शिफ्ट करते हैं, 7 को यहां कैंसिल करते हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे 100 बराबर 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा x, प्लस 2 से ये कटेगा 10 बार तो ये 6 यानी 60। ठीक है, आसान है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40। तो आप ये लिख सकते हैं पहली राशि x बराबर कितना हो गया, 40 रुपए। ठीक, अब इसको क्रम से ही लिखना है, बस पहली राशि 40 रुपए आ गई, फिर कितना लिखेंगे, दूसरी राशि बराबर x प्लस 20, तो ये कितनी आ गई, 60 रुपए। ठीक, फिर लिखेंगे तीसरी राशि, क्योंकि उसने सारी राशियों के बारे में बात करी है, यानी सारे पुरस्कारों का मूल या फिर मान पूछा है, तो तीसरी राशि कितनी आ जाएगी, 60 प्लस 20 यानी कितना हमारे पास, अगली चीज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 रुपए। फिर चौथा पुरस्कार, चौथी राशि बराबर 80 प्लस 20 बराबर 100 रुपए। फिर पांचवी राशि बराबर 100 प्लस 20 यानी 120 रुपया। फिर छठी राशि बराबर 120 प्लस 20 बराबर 140 रुपए। और सातवीं राशि बराबर 140 प्लस 20 यानी 160 रुपया। ठीक है, अब ये सब क्यों लिखा, क्योंकि उसने लिखा है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो आप चाहें तो मैंने राशि शब्द का प्रयोग किया, पुरस्कार लिख लीजिए। अब आप वापस इसको अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या ये मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन ये थी कि 7 होने चाहिए, हमने 7 लिखे। दूसरी कंडीशन ये थी कि हर एक पहले वाले से 20 रुपया कम होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ 20 रुपया कम है या नहीं है। यहां पर 20 रुपए का अंतर, फिर 20 रुपए का अंतर, 20 रुपए का अंतर, और ऐसे हमारे पास लास्ट 40 है। ठीक है ना, तो अब ये हमारी स्थिति बन गई। अब हमसे ये पूछा हुआ है, बताओ जो सबसे पहला व्यक्ति होगा उसको कितना प्राइस मिलेगा, 160 रुपए, दूसरे को 140 रुपए। अगर आप इसका जोड़ भी करेंगे 160 प्लस 140 कितना होता है, 300 और ये कितना 420 प्लस ये 520 प्लस 80 600 प्लस 60 660 प्लस 40 700। यानी अगर आप इसको, ये एपी का प्रश्न है, हमने इसको रखा और हर एक वैल्यू को आराम से निकाला। अब बात करते हैं इसकी मार्किंग की। ठीक है, क्योंकि अब इसमें मार्किंग भी तो हमें चाहिए, इतना सब हम काम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें मार्क्स मिले, है ना। तो अब हम इसकी मार्किंग की बात करेंगे। तो जो हमने जहां से हमने मानना शुरू करा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए ये सब लिखना, ये तो 100% आपको 1 मार्क्स देगा ही देगा, क्योंकि ये सब आप लिख रहे हैं। अब बात करते हैं इसके लिए, क्योंकि हमने फॉर्मूले का यूज करा, ये सब माना है, 1 मार्क्स हमारे यहां फिक्स हो गए। और फॉर्मूले से लेकर के उसके सही आंसर निकालने तक आपको 2 मार्क्स। ठीक है, तो 2 और 1 3 और 1 4। और ये हमारा इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे आखिरी प्रश्न था। आपने देखा होगा कि मैंने जितना भी समय लिया है, आपको भी उतना ही लें या उससे और कम आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को वापस देख पाएं। बोर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम 5 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वही हमारी अंतिम वीडियो रहेगी इस वाले वीडियो सॉल्यूशन की सीरीज में। ठीक है, मिलते हैं आपसे उस वीडियो में। थैंक यू सो मच।